नहीं हुआ, मेरी मुलाकात इससे नहीं हुई। मैं क्योंकि आप इतना मुस्कुरा, इतने महजूज हो रहे थे। मैं रहा था कि रहीम शाह उस जमाने के सिंगर हैं जब हम स्कूल वगैरह में हुआ करते थे, और जो फैंसी ड्रेस शोज या फिर एनिमल फंक्शंस होते हैं ना, उसमें कोई गाना प्रिपेयर करना पड़ता है टाइम बच्चों को, तो अक्सर वो रहीम शाह के गाने होते थे। वेरी नाइस, ये तो बड़ा क्लेम टू फेम है के बच्चों ने उस जमाने में परफॉर्म किए हैं। सो यस, दैट ब्रॉट बैक मेमोरीज। लेकिन बड़े जबरदस्त मेहमान आने वाले हैं आज के हमारे शो में, उनके बारे में हम यकीनन कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो शुरू कीजिए जरा। हाँ, इंफॉर्मेशन तो हम उनको दे देंगे, लेकिन एक बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में मैं बड़ी इंतजार में बैठी हूँ कि मैं बात करूँ, और किसी के फेदर इन द कैप, ये देखिए फेदर भी हमने उठाया हुआ है, तो हमारी कैप में भी लगाने में। हाँ, मैंने कौन सी कैप कौन सी कैप तो आपके सर पे लग रही है, आज तो हमारी उतर गई कैप। अच्छा जी, बताना आपको ये है कि वेस्ट इंडीज में खवातीन की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम तो खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकी, मगर सना मीर क्या चीज़ है भाई, सना मीर जो है उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होती है। सना ने बहुत फिर शुक्रिया भी अदा किया है अपने फैंस का, अपने चाहने वालों का, और उन्होंने अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ये वोटिंग के जरिए डिसाइड हुई हैं चीज़ें, और वोट के जरिए ही इसको आवाम ने प्ले ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया है। साथ ही फिर लोगों ने कह दिया कि जो मुस्कुराहट थी ये स्माइल ऑफ द टूर्नामेंट भी थी। अच्छा, हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, एक वार्निंग देनी थी ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि उनकी परफॉर्मेंस से हट के कोई बात की जाए, तो आई डोंट नो हाउ सना वुड फील कि उनकी वो प्ले ऑफ द टूर्नामेंट तो हो गया, स्माइल ऑफ द टूर्नामेंट, आई एम नॉट हियर टू स्माइल। आपको पता ना कि खवातीन आजकल दे डोंट लाइक कि उनकी जात पे कोई बात हो, उनके टैलेंट को देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। ऑलराइट, अगर स्माइल भी अच्छी है, बोल भी अच्छी है, तो दोनों की तारीफें हो सकती हैं। आई गेस इसमें इशू बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे टॉप स्टोरी से ना एक दिमाग में मेरी चीज अटकी हुई है। ये हेडलाइन थी ना, CNG एसोसिएशन एहतजाज के लिए तुली बैठी है। हाँ। तो आई वाज वेटिंग कि आप कहेंगी तली बैठी है। क्यों आप इस इंतजार, मैं उठ के चली जाऊंगी अगर आपने, मतलब मैं आगे बात करने लगी हूँ। बिल्कुल हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, और जल्दी से बताएं, आपको बताया है कि एक इंडिकेशन ऑफ सर्दी कमिंग टू कराची, इसके गैस गायब हो जाती है, तो उसी के हवाले से हमने बात भी करनी है, और ये ज़रा सीरियस मरहला है, इस पर ज़रा मजीद भी अपने गैस से भी बात करेंगे। सिंध में गैस की बंदिश बड़ा बहरान ला सकती है, और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। अगर आप सड़कों पर भी अगर कहीं बाहर निकल रहे होंगे या सुबह निकले, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कम ट्रैफिक थी। सनतों में भी काम थम सकता है इस वजह से, और आपको बताएं कि सिंध में गैस का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया है, और तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक सिंध भर में CNG स्टेशंस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का फैसला भी किया गया है, जबकि बिजली पैदा करने वाले सनतों को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि सुई सदन हुकाम का कहना है कि सिंध में 3 गैस फील्ड्स बंद हैं, जिसके बायस सूबे में गैस का बहरान संगीन हो गया है। CNG एसोसिएशन के नुमाइंदों ने सुई सदन के फैसले पर आज इसके दफ्तर के सामने एहतजाज का फैसला किया है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर गैस फराहम ना की गई तो शारा फैसल ब्लॉक करेंगे। गैस की बंदिश बिजली पैदा करने वाली सनतों के लिए भी काम ठप हो जाने का पैगाम है, और इससे बड़ी परेशानी जन्म ले सकती है। कराची में घरेलू सार्फिन को भी गैस की फराहमी में परेशानी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पूरा दिन गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है, जिससे घरेलू खवातीन को मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। कल ही अम्मा भी कंप्लेन कर रही थी कि दोपहर के टाइम तो रोटी हो जाता है, क्योंकि रोटी आपको पता है कि ज़रा तेज़ आंच पे बनती है, हल्की गैस आ रही हो तो रोटी नहीं बन सकती। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हम जरा देखें कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हम अपना हाल तो आपको बता ही रहे हैं, साथ साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद हमारे साथ हैं। अली इमरान, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आप कहाँ हैं, आप अपनी लोकेशन बता दें। और यही हम अभी बात भी कर रहे थे कि ट्रैफिक आज बड़ी कम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की भी कुछ इस तरह बंद हुई है, ऑब्वियसली CNG भी नहीं है, तो क्या आप देख रहे हैं इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल बहुत ख़राब है, और ऐसे इंतहाई कबनाक मनाजिर मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा देखने को मिल रहे हैं कि छतों पे लोग, सर्दी हवा, लेकिन छतों पे लोग मौजूद हैं, और लटके हुए लोग हैं, बाद लोग बहुत ख़तरनाक हाल में लटके हुए हैं, जबकि ख़वातीन की हालत इसलिए ख़राब है कि आगे उनके लिए लटकना या मर्दों की तरह से छत पे चढ़ना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा अभी 9 से ज़्यादा बज चुका है। बाज़ के चेहरे पे बहुत परेशानी के आसार हैं कि वो दफ्तर नहीं पहुंच सकी हैं, जबकि जब वो रिक्शे वालों से बात करती हैं तो उन्होंने समझ लीजिए कि 3 और 4 टाइम्स ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। ये ऑन द ग्राउंड कराची के रोडों पर हो रहा है।
कि कहीं पे दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में डबल डेकर चलती थी, यहाँ पे डबल डेकर इस तरह से है कि लोग छतों पे चढ़े हुए हैं और पीछे जो सीढ़ी चढ़ने वाली होती है उस पे लटके हुए हैं और बाद बुजुर्ग हजरात भी की सूरत हाल है। अली इमरान, लोगों को ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना है, बसें हैं चंद चल रही हैं, लोग उन्हीं पे चढ़कर सफ़र कर रहे हैं, रिक्शे वाले भी कमाल है। वैसे हम लोग भी बहैसियत कौम में कह रहा हूँ कि मौके का फ़ायदा उठा के डबल ट्रिपल चार्ज करना शुरू हो जाते हैं। CNG स्टेशन की क्या सूरत हाल है? CNG स्टेशन बंद हैं, खुले हैं, क्या वहाँ पे चल रहा है? जी बिल्कुल, CNG तो इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड सुई सदर्न गैस कंपनी की इंतज़ामिया ने मौजूदा एक्टिंग MD अमीन राजपूत, जो कि पिछली गवर्नमेंट में भी थे, इस गवर्नमेंट में भी है, कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही सुई सदर्न में, जबकि निज़ाम जो है और जो गैस के लॉसेज हैं वो दुनिया में रिकॉर्ड लेवल पे गैस के लॉसेज हैं, अप टू 17% गैस के लॉसेज हैं। यानी जितनी शॉर्टेज हो रही है, अगर ये लॉसेज ना हो तो इतनी बुरी सूरत हाल रूनुमा ना हो, मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत की पॉइंट है कि जितनी गैस ज़ाया हो रही है, अरब रुपए की गैस सुई सदन के सिस्टम से ज़ाया हो रही है सालाना, जिसमें चोरी भी शामिल है। और हमने कभी नहीं देखा। मौजूद थे अली इमरान सैयद, अपडेट कर रहे थे हमें घर से, जहां पर ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला पैदा हो गया है, CNG स्टेशन भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। बाज़ लोग तो CNG पे पर्सनल अपनी कार चलाने के इतनी आदी हैं कि उनके सिस्टम भी बैठ गए हैं पेट्रोल वगैरह के। एब्सोल्युटली, और इसीलिए हम ट्रांसपोर्टेशन की भी हालत देख रहे थे और अली इमरान भी हमें बता रहे थे। लेकिन हम मजीद बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद कराची के सदर इरशाद बुखारी हमारे साथ हैं। इरशाद साहब, सुई सदन ने एक गैस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया है। घरों को गैस फराहम करने का भी जो है वो भी नहीं हो रहा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसको प्रायोरिटी देंगे इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आखिर हुकूमत क्या करे? आपको ये ठीक लग रहा है ये सारा प्लान? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये सूरत हाल जो पैदा हुई है आज 3 दिन से, ये देखें हमारी बसें, मिनी बसें, कोचेस जो हैं, ये इसमें ये ऑप्शन नहीं होता कार की तरह के वो CNG भी चलाएं जब चाहें, या पेट्रोल पे चलाएं, CNG न मिले या पेट्रोल न मिले तो CNG भी चलाएं। हमारी बसों, मिनी बसों में ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है कि हमने जैसे 2006-07 से लेके अभी तक एक हाई कोर्ट के हुक्म से गाड़ियां कन्वर्ट की हमने CNG पे, तो हमारी गाड़ियों में CNG का ही ऑप्शन है। अच्छा इरशाद बुखारी साहब, जी बिल्कुल, ये सब कुछ तो ठीक है। हम गैस की सिचुएशन तो अभी हम बता ही रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन क्यों बंद कर दिया? मतलब इस वक्त हम हाल देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है कि लोगों को इतनी परेशानी है कि ना कोई बसें हैं, कोई इक्का दुक्का बसें चल रही हैं, उसमें लोग तुने हुए हैं। सर ये सारी बसें CNG के अलावा चल ही नहीं सकती किसी और चीज पे? नहीं, मेरे भाई बेटा, मैंने बताया है कि ये हमारी 2006 या 7 से एक हाई कोर्ट के हुक्म के तहत, उसके बाद प्रदूषण था कराची में बहुत ज्यादा, अब्दुल सलाम एडवोकेट वहाँ चले गए हाई कोर्ट में, उन्होंने ये हमारे लिए हुक्म करवाया। उसके बाद हमने ये ऑप्शन डीजल का निकाल के CNG पे कर दिया। मैंने जैसे बताया कि हमारे 2 ऑप्शन नहीं है कि जिसको चाहेंगे हम, आज अगर डीजल CNG नहीं है आप क्या करेंगे? जाहिर है आप लोगों का भी कारोबार मुंसलिक है सारी इंडस्ट्री से। अब आपने कहा कि सारी बसें CNG पे मुंतकिल कर चुके हैं, CNG तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है, क्या प्लान है आगे करना क्या है? अगर CNG नहीं खुलती तो कारोबार बंद करके तो नहीं बैठेंगे आप लोग भी? हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों के लिए अलाउ करें, अगर उनको ये मजबूरी है कि उन्होंने इंडस्ट्री को देनी है, जो भी सूरत हाल है। देखें 70% जो गैस है वो प्रोड्यूस करता है सिंध, और वही महरूम है, और पब्लिक आज सड़कों पे हम ये सड़कों पे होना या ना होना अलग बात है, लोग फाकों का शिकार हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टर भी जो है गरीब ट्रांसपोर्टर है वो। इरशाद बुखारी साहब, आपके पास तो ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, बसें चलाने के लिए ऑल्टरनेटिव भी ईंधन होता है, कोई फ्यूल चला ले, कोई पेट्रोल डाल ले। आपका कहने का मतलब है कि जब तक गैस वो नहीं हुकूमत खोलेगी तो आपकी बसें भी नहीं चलेंगी? नहीं चलेगी, मजबूरी है, ये एहतजाज नहीं है, बल्कि खुद बुखुद हुकूमत ने सुई गैस ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमारी ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाएगी। सर आवाम से पेट्रोल के पैसे लिए जाते हैं, किराए में कोई कमी नहीं आती, और माशाल्लाह बसों के जो हाल हैं वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पे दे सकते हैं। आप सदर हैं ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, कभी बसों की हालत ज़ार पे भी गौर किया? खैर वो टॉपिक से हम डाइवर्ट कर जाएंगे, लेकिन आवाम से पैसे ले लिए जाते हैं पेट्रोल वाले, और फिर CNG नहीं है तो बस भी ना मिले।
मौजूद जो है उस पर बात करें, ये वो अलग कभी प्रोग्राम करें, मैं सारी बातें आपसे करूंगा। आज जो सूरत हाल है उस पर प्लीज उसी में बोले, बहुत मेहरबानी आपकी। चलें अच्छा चलें ठीक है, फिर हम उसी में बात कर लेते हैं। हालांकि वैसे हमसे इरशाद बुखारी साहब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद कराची के सदर बात कर रहे थे, हमने उनसे ऑल्टरनेटिव्स पूछे लेकिन अपेरेंटली उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अभी हमारे रिपोर्टर, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें यही बता रहे थे कि डबल प्राइसों के टिकट अब जितनी बसें चल रही हैं वो ले रहे हैं, तो डबल प्राइस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो बसें रह गई हैं उनको पेट्रोल या डीजल पे चलाया जा रहा है। पहले भी कोई कम किराया इन बसों किराया तो फिर आप उसी टाइप का ले रहे हैं, 2 रुपए ना दें इन पे बैठने के लिए, लेकिन गरीब आदमी मजबूर है, जाहिर है उसे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और ये सरकार की नाकामी है कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है। दिहाइयां बीत गई, कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं बन सका। फिर जहां पर बने हैं और जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा। बट एनीवे, ये भी विल कीप यू पोस्टेड कि इसके आगे क्या होता है। मुस्लिम लीग नून के लिए कल के दिन की हम बात करेंगे। कल का दिन भारी रहा है। नैब ने पैरागॉन केस में दरखास्त जमानत की मनसूखी पर ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों ने मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नजर लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले रखी थी। कल ही के दिन FIA ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को लंदन जाने से रोक भी दिया और उन्हें बताया गया कि नैब में इंक्वायरी की वजह से उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है और नैब ने मरियम औरंगजेब के असासों की छानबीन भी शुरू कर दी है। और आपको बताएं कि नैब तर्जुमान का कहना है कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम नहीं बता सकते, लेकिन शिकायत पर कानूनी कार्रवाई होगी और लीगी रहनुमाओं ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। जरा सुन लीजिए। हमारा दामन और हमारे हाथ साफ है। ये फैसले करवाने वाले सुनने अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब पता हो कि हम पाकिस्तान की आवाम की असल तर्जुमानी नहीं कर सकते तो इसी तरह का सियासी इंतकाम होगा, क्योंकि को असल खौफ अपनी कारकर्दगी का, अपनी चोरी किए हुए मैंडेट का और अपनी नाअहली का है। खुद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी इस पर खूब बोले। मियां नवाज शरीफ ने मजमूई हालात पर इंतहाई मानी खेज मौक़िफ़ दिया। देखे ना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सके। माफी चाहता हूँ, आप मुख्तसर सा जवाब दिया है मैंने लेकिन वो दिल से जवाब आ गया। क़यामत तक ये अगर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, आधी धीरे की करप्शन मिलेगी। और आपको बताएं कि इस सूरत हाल में PTI रहनुमाओं के बयानात इन इल्जामात को और हवा दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। तो ये क्या कहेंगे मैंने पकड़वा दिया? आपने कैसे देख ली? आपको कैसे देख ली भाई? ये फाइलें आपको किसने दिखा दी? नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। कितनी गलत बात थी। पूछे नैब वो फाइलें इनको दिखा रहा था। नहीं, बड़ा खतरनाक इंकशाफ इन्होंने किया है। शैला रजा भी चूकती नहीं है, उस्मान डार को आड़े हाथों उन्होंने लिया। ऑल्दो आपको ये अपडेट दे दें कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें ज़राए के मुताबिक ख्वाजा बरादरान समेत नैब की जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं उन पर बात होगी। अच्छा जी, इस पे अब ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर बराह रास्त नैब के शिकंजे में आ गए हैं और आपकी शिकायत ये है कि नैब ये सब कुछ हुकूमत की इमा पर कर रही है, तो अपनी शिकायत को किसी ऐसे फोरम पे क्यों नहीं आप रखते, ले जाते जहाँ इसकी कोई तफ्तीश हो सके? पार्लियामेंट में हमने आवाज़ उठाई, हम अपना मुकदमा आवाम के सामने भी रखते हैं, बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका पॉलिटिकल फॉल आउट है। तो हमारे ख्याल में ये पार्लियामेंट प्रॉपर फोरम था जहाँ पर ये बात सामने आनी चाहिए थी कि नैब की आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा है, फेयर तरीके से नहीं हो रहा और उसके जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर भी इतनी अनब्रिडल्ड पावर्स हैं कि वो जिस तरह से चाहे जैसे चाहें, और कतगन लगाई गई है कि कौन सी पिटिशन्स की जा सकती हैं, कौन सी नहीं की जा सकती। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। अब वो अप्रोप्रिएट फोरम क्या हो सकता है कि जहाँ पर रखें इसको? या तो अदालतें थीं या पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर ये मसला उठाया है। नैब के लॉज पर सब लोग अब यकजुबान हैं कि इसके अंदर तरमीम ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन
जिस अंदाज में ये हुकूमत इसको लेकर चल रही है ये भी आपके सामने है। ये बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि एक ही जमात के खिलाफ सारा कुछ किया जा रहा है। चलो ये तो आपको एहसास है कि नाब के जो कवानीन है उनमें तरमीम ज़रूर होनी चाहिए थी। खैर अब तो वक्त गुजर गया, लेकिन अब बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी भी एक तरफा एहतसाब की शिकायत कर रही है, आप लोग भी यही शिकायत कर रहे हैं, फिर क्या वजह है मलिक साहब कि किसी मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं हो रही? क्या लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका? पीपल्स पार्टी का भी कोई मुद्दा ऐसा ही होगा, मुझे उन केसेस की डिटेल का नहीं पता, लेकिन अब बड़ी एविडेंट मेलाफाइडी जो है वो नज़र आ रही है कि उनकी पूरी लीडरशिप को कॉर्नर किया जा रहा है। तो मेरा ये सिर्फ ख्याल है कि ये बेसिकली सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को नीचा दिखाने के लिए हुकूमत को और नैब का गठजोड़ है, जो कि ज़्यादा देर इस सिलसिले में आप कब तक ज़्यादती कर सकेंगे, आप किस हद तक आपको केस है तो लाएँ, सब्सटेंशिएट करें। कल हमजा साहब को रोक दिया गया, कोई कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, किस प्रोसेस के ज़रिए उनका नाम डाला गया, कौन सा केस था उनके ख़िलाफ़, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस था कि जिस पर उनको ब्लैक लिस्ट या ये जो कह रहे हैं वॉट एवर ब्लैक लिस्ट इज़ एंड ये ECL में उनका कोई नाम डाला गया, किस कैबिनेट ने मंजूरी दी, किस इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लिख के भेजा, किस केस के अंदर उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एक इंक्वायरी स्टेज पर, और इंक्वायरी भी क्या कि 2002 से लेके जितने आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन सब की तफसील ला कर दें, उसमें से हम ढूंढेंगे कुछ है कि नहीं। अच्छा मलिक साहब ये भी बता दें कि मियां नवाज शरीफ जेल में नहीं, उन पर कोई कानूनी बंदिश भी नहीं कि वो बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ क्या है आप ही बता दें। आप अपने ख़िलाफ़ की गई ज़्यादती पर जब आवाज़ उठाएं तो उस पर भी ये हो कि आपने ये बात क्यों की, तो फिर ऑब्वियसली एक उसकी स्टेज होती है, एक फ़ेज़ होती है। जब इलेक्शन से पहले इन्वायरमेंट और थी, उसमें उन्होंने बड़े खुलकर शिद्दत से अपनी राय का इजहार किया, बताया कि मेरे साथ क्या ज़्यादती हो रही है। उसके बाद फिर जो हैपनिंग्स हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। उनकी एहलिया जब वो ज़ेर हिरासत थी वो इंतकाल कर गई। केसेस के अंदर जो एक नई जुरिस्डिक्शन एब्सोल्युटली जो सिर्फ शरीफ फैमिली की हद तक एक नई जुरिस्डिक्शन तरतीब दी जा रही है, जो पहले से सेट का जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स थे उनसे हटकर की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मॉनिटर हो रही हैं, ट्रायल कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स मॉनिटर हो रही हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जिस अंदाज में भी तो अदालत के अंदर ही बात हो रही है, वकला बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर किया जाए। पॉलिटिक्स तो फिर आगे होती है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। मालिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं पहले माहौल कुछ और था, अब हालात वाक़यात कुछ और हैं। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ तो आ गया हमारे पास, ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका चौहान साहब। फरमाइएगा, एक ही दिन मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन हुए हैं, आप बताइएगा क्या हमजा शहबाज और मरियम औरंगज़ेब के मामलात की खबर पंजाब हुकूमत को थी पहले से? देखिए, हमें भी तो इतला जो है वो टीवी चैनल के ज़रिए से हुई है, और बाकी हमजा शहबाज साहब ने पतली गली से जो भागने की मसाइल कायम की है कल, उसके ऊपर जो है वो कहके लगाने को और हंसने को जी चाहता है कि अभी एक दिन पहले असम्बली के बाहर वो बहुत नारे मार के और बड़के मार के गए थे कि हम भागने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। लेकिन अगले दिन ही जनाब ये रात के अंधेरे में पत्ती गली से इन्होंने भागने की कोशिश की कि चलो लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का, लेकिन वो पकड़े गए और रंगे हाथों पकड़े गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब, आपको थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए। आपने पिछले 40 साल पाकिस्तान को और पंजाब को लूटा है, और दिल खोल के आपने जो ना मुखैर हजरात जैसा दिल खोल के चंदा देते हैं ना, आपने दिल खोल के इस पंजाब को और पाकिस्तान को लूटा है। तो अब इस लूट मार का हिसाब किताब पहले पूरे तरीके से दे लो, फिर जो है वो आप यहाँ से कोई निकलने की या खिसकने की कोशिश करना। क्योंकि आपके भाई सलमान साहब तो जो है वो लंदन के बहाने भागे थे और अब वो वापस नहीं आ रहे। तो आप इंशाल्लाह जो है ना वो जितने इन्वेस्टिगेटिव अदारे हैं और जितनी अदालतें हैं और जितने अदारे हैं वो बड़े ऐसन तरीके से बड़े विजिलेंट वे में इस वक्त काम कर रही हैं, और उन्होंने उन तमाम लोगों के ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है जिनके खिलाफ अदालतों के अंदर और नैब के अंदर और एहतसाब अदालतों के अंदर जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो आप इतनी आसानी से भाग नहीं सकें। चलिए, ये तो आपने बड़ी क्लियरली अपना ओपिनियन दे दिया, हाउ यू फील अबाउट इट। आगे चलते हैं, ये बताइएगा, साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की गिरफ्तारी का तो ऑब्वियसली हुकूमती हल्के पहले से ही बता रहे थे। आप पंजाब हुकूमत के सब मामला देख रहे हैं, साबका हुकूमत के मज़ीद कौन कौन से लोग जो हैं उनको नैब या FIA की गिरफ्त में आता देखते हैं आप? जहाँ तक बात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की और उनके भाई की है, तो सारा पाकिस्तान जानता है कि पिछले 3 महीने से तकरीबन उनकी अबूरी ज़मानत जो थी
ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, उसके अंदर एक्सटेंशन मिल रही थी, मुसलसल एक्सटेंशन मिल रही थी। तो जब कैसर अमीन भट्ट जो इनके फ्रंटमैन थे, उन्होंने हल्फिया बयान दे के वादा माफ गवाह बन गए, बनने के बाद उन्होंने सारी डिटेल, सारे अंदर के राज नैब को बता दिए और उन्होंने बता दिया कि मलिक नदीम ज़िया और मैं तो महज फ्रंटमैन हैं। असल तो इस पूरी सोसाइटी के मालिक जो है वो लोहे के चने वाली सरकार मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उनके भाई हैं। तो जब ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई, साबित हो गई, तो फिर नैब ने इस्तदा की और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत कैंसिल कर दी। तो अब ये अदालती कार्रवाई है, इसके अंदर हमारा क्या लेना देना। ये बताइएगा चौहान साहब कि एक दिन पहले की बात कर लें, याद करें, पीपल्स पार्टी एहतसाब के दोहरे मायार का इल्ज़ाम लगा रही थी। अब मुस्लिम लीग नून का भी यही शिकवा है। हमने यही सवाल किया, इससे पहले हमारे मेहमान थे मलिक साहब भी। अगर ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो गए तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? मुश्किल हो सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने पिछले 40 साल हुकूमतें की हैं। इन्होंने इन हुकूमतों की छतरी तले जनाब 97 अरब डॉलर का कर्जा हमारे सरों पे मुसल्लत किया है। इन्होंने इस पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है। इन्होंने पाकिस्तान के अदारों का सत्यानाश फेरा है। इन्होंने स्टील मिल को बिल्कुल फारिग कर दिया, रेलवे खसारे में ले आए, PIA खसारे में ले आए। बरामदाद हमारी कहाँ पे 38-40 अरब डॉलर होती थी, कहाँ पे 17-18 अरब डॉलर पे ले आए। मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। तो जब इन्होंने सारा कुछ किया तो अब इसका हिसाब किताब तो होगा ना। अब वो हिसाब किताब नैब और सुप्रीम कोर्ट और अदालतें कर रही हैं, उस पर हमारे ऊपर क्या चीख रहे हैं? हमने तो इसमें से कोई केस नहीं बनाया। PTI ने सिंगल एक केस भी अभी तक नहीं बनाया। ये सारे केसेस वो हैं जो इनके अपने अदवार के अंदर बने हुए हैं। और नैब का चेयरमैन ये हमने जना डिप्यूट नहीं किया, ये हमने नॉमिनेट नहीं किया, इमरान खान साहब ने या सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने नहीं किया। ये नून लीग की हुकूमत में नून लीग के कोई खतरा महसूस नहीं होता। अक्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे भी हो गए। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब। कम बैक। अच्छा, बात ये हुई, कहाँ छुपे हुए थे आप? बात ये हुई है कि हमने अपने सेट पे बड़ी चीजें, जो बड़े कोने डिस्कवर किए हैं। तो आजकल आप हमें देखेंगे कि हम रोज एक नए कोने से बरामद होंगे। नमूदार होंगे, बरामद अशिया होती हैं। Yeah, but you got what I'm saying. समझ तो आ गई है ना। मतलब अच्छा जी, बहुत चीजें आज के हमारे शो में एक बड़े ही जबरदस्त दो कपल से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बस शादी हुई और निकल पड़े मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान का चक्कर लगाने। अच्छा, आपको पता है कि आई एम सो एडवेंचरस, मुझे इस किस्म के लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो आई हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। वो हमारा इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन यू नो द ड्रिल। सबसे पहले हम जरा इस घंटे की टॉप स्टोरीज बता दें आपको। क्या ये गाना कैसी लगी आपको मेरी शायरी? वेरी नाइस। मैंने ही लिखा है अभी इस पर वाले पेन से। पहले गा चुके हैं। हाँ, I know, you didn't have to remind me। पर वाले पेन का कोई तो मतलब होना चाहिए ना फायदा। अभी हम आगे बढ़ेंगे ये बातें इग्नोर करते हुए और बहुत जबरदस्त मेहमानों से आपकी मुलाकात करानी है। चंद साल से पाकिस्तान में आपको पता है खूब ट्रेंड चल निकला है, वो ये है कि शुमाली इलाकों या फिर सयाहती मकामात या फिर दीगर जो इलाका जाते हैं, मैदानी इलाके और रेगिस्तानी इलाके, यहाँ पर मोटरसाइकिल पर ट्रैवल किया। बिल्कुल, सैर के लिए निकले जाते हैं लोग, और वो भी मोटरसाइकिल पर। और कराची से सवात और स्कर्दू तक हजारों लोग ये शौक आजमा रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कमाल ही कर दिया। और वो कैसे? लाहौर की ऑब्वियसली आप ज़ैनत इरफान तो याद ही होंगी आपको, वो तो काफ़ी बार हमारे शो पे आज आ भी चुकी हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं अब्दुर्रहमान पालवा से, जो पहले तो साइकिल पर पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा चुके हैं और हमारे शो पे भी पहले आ चुके हैं, और अब मोटरसाइकिल पर अपनी अहलिया के साथ निकले और पहुंचे हैं कराची। अभी तक वो सैर ही कर रहे हैं और सैर करते करते वो हमारे पास आ जनाब। अभी कराची उनकी मंजिल नहीं है, कराची इज जस्ट इन द स्पॉट्स जहां वो रुके हैं। और आपने देखी तस्वीरें, पूरे बाइकिंग गियर में वो पूरे कवर्ड होके सेफ्टी मेजर्स के साथ निकलते हैं। सो लेट्स वेलकम अब्दुर्रहमान पालवा एंड आयशा पालवा। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। इधर आऊंगा, है ना? आपको पता था शादी से पहले कि इनके ये शौक हैं? बिल्कुल, वो साइकिलिंग वाला जो प्रोजेक्ट था उससे तो अंदाजा था मुझे कि इस किस्म का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी इसी का हिस्सा बन जाऊंगी। तो बस मुझे ये था कि मैं भी ये एडवेंचर देखूँ, इसमें क्या ऐसा है जो इतनी जुनून की हद तक है।
तो उनको मैंने कहा सही बताइएगा, इन्होंने शादी से पहले डिस्कस किया था कि हम जो है ना 21 कब हुई थी शादी और कब निकले थे? हमारी हुई है 21 नवंबर को हमारा वलीमा है और 28 नवंबर को हम लोग को बस हम 7 दिन बाद बेगम निकल बिल्कुल, यानी एक हफ्ता नहीं गुजरा शादी को और ये निकल पड़े। लेकिन एक बात तो है, अब शादी के एक हफ्ते बाद हनीमून के लिए भी तो लोग निकलते हैं, तो ये आपका हनीमून पीरियड है जो चलता ही चला जा रहा है। अच्छा अब्दुर्रहमान, तो साइकिल पे तो आपने पूरा पाकिस्तान देख लिया, अब वो क्या नजरें बदल जाती हैं? होता क्या है कि आप एक दफ़ा देख चुके हैं, बड़ा एडवेंचर कर चुके हैं, अब मोटर बाइक पे दोबारा? ये एक बुक से इंस्पिरेशन थी, शेर दरिया कोई 30 साल पहले लिखी गई थी, तो उन्होंने दरियाए सिंध के साथ साथ ट्रैवल किया था, तो मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बस पे किया था तो हमने कहा हम इस पे बाइक पे करते हैं। तो ये पाकिस्तान में स्कर्दू से एंटर होता है और ये इधर आके ठट्टा के पास एक पॉइंट है जहाँ पे ये अरेबियन सी में गिर जाता है। तो हमने तरबेला डैम के पास से ये जर्नी स्टार्ट की। नॉर्दर्न एरियाज़ में ठंड काफ़ी ज़्यादा और इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसके साथ साथ हम ट्रैवल करते हुए आए। तो एक चीज़ जो मैंने देखी ऊपर वाले एरियाज़ में, तो आपको दरिया सिंध बड़ा खूबसूरत लगता है और बाग़ नीलाब एक इलाका है, क्योंकि दरिया ऐसे जब बहता है तो वो आवाज़ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाग़ नीलाब एक इलाका मुझे इस वजह से पसंद आया कि वो उधर दरिया बड़ी खामोशी से बह रहा है। मैंने कभी नहीं सुना ऐसे इलाके का नाम। ये आप अटक से जब निकलें तो 10 किलोमीटर आगे जाके अंदर करके एक इलाका है, उसको बाग़ नीलाब कहते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, जल्दी से बताएं कि आप मतलब इस तरह निकल पड़े या फिर कोई गूगल मैप का इस्तेमाल, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कि किस तरह आप अपने आप को गाइड करते हैं और बिल्कुल सही रहते हैं? क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस था और मैंने एक ही मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर 21,500 किलोमीटर साइकिल पर डिस्टेंस कवर किया, तो वो रूट का तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी इस तरह से रूट बनाया कि सिर्फ सिंध के अंदर मैंने 5,500 किलोमीटर साइकिल चलाई बगैर रूट रिपीट किए, तो वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ये तो सिर्फ ये था कि आपने दरिया सिंध के साथ साथ जो रूट है उन शहरों से गुजरना है और सीधा अच्छा, आप उन शहरों से गुजरते हुए ये तो फिर चुके हैं साइकिल पर पूरा पाकिस्तान, आपका ये पहला एक्सपीरियंस था, आपका ये पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग मिलते हैं, कैसे लोग होते हैं, क्या तासुरात होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये सब कुछ कैसा रहा? शानदार रहा। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी मेहमान नवाजी और इतने खुलूस से लोग मिलते हैं। क्या आप होटल वगैरह करते हैं, बस जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग मिल जाते हैं? नहीं, आप फेसबुक, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, फेसबुक पे पोस्ट लगाई तो पहले से 3-4 होस्ट जो है ना वो रेडी होते थे और हमें पहली दफ़ा उन लोगों से मिले और मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया, तो बहुत अच्छा लगा। अभी तक का सफर जो है ना बहुत शानदार है। तो खातून के लिए कम सामान के साथ ट्रैवल करना बड़ा चैलेंज होता है। एक मोटरसाइकिल पे कितना, एक छोटा बैग ही आ सकता है। तो वही देख लें, फिर ये हो गया यही हुआ बिल्कुल ऐसे ही। हम इतना ज्यादा, तो आपको क्या लगता है मोटर बाइक के पीछे इन्होंने क्या ट्रक लगाया हुआ था? ट्रॉली बैग जो है ना खींच के लाया। ये अजम्पशन जो है ना, ये आयशा ने भी मेरा ख्याल है प्रूव कर दिया, और ये अजम्पशंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि खवातीन जा रही हैं तो पूरे 10 सूटकेस जा रहे होंगे। पीपल आर डूइंग इट। अब ये बिल्कुल पुरानी बातें हो गई हैं। इसमें कई जगह पे हमें लोगों ने कहा कि आप बड़ा वो अजीब, तो एक मैं बात करता हूँ, आर्ट ऑफ लविंग एक बुक में उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को पसंद करता है तो वो स्टेप से गुजरता है। यानी पहला ये होगा वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, क्या करता है, किधर रहता है, फिर वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। जब वो उसको अंडरस्टैंड करेगा तो फिर वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, यानी इधर ऊपर, और जब वो उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट करेगा तो फिर वो उसके लिए पेन लेगा। तो अमूमन हम शादियों में देखते हैं इस तरह, अगर ये पहले इन 4 मराहिल से गुजर जाए तो अंडरस्टैंड हैं। तो इसके लिए इसी साथ जो भी एक्सपीरियंस है वो मुश्किलात हैं या एंजॉयमेंट है, इकट्ठे कर रहे हैं। यानी एडवेंचर भी है, नई जिंदगी की शुरुआत भी है और बड़ी फिलॉसफी भी बीच में लाए हैं अब्दुर्रहमान। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू बोथ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ऑलराइट जी, मुनीर और उनकी अहलिया सरोश मुनीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर से सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये कपल जरा पहले वाले कपल से थोड़ा सा इस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि माशाल्लाह उनकी तो चले हनीमून पीरियड में ही वो निकल गए ना कि पूरा पाकिस्तान हम फिर ले। तो दीज सैयद मुनीर एंड सरोश हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, 4 साल हो गए शादी को और 2 माशाल्लाह बच्चे भी हैं। थैंक यू सो मच। ये तो इंस्पिरेशन है बहुत से शादीशुदा जोड़ों के लिए जो बस 4 साल बाद, एज एन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बच्चे भी हो गए, उसके बाद अपने लिए कुछ टाइम निकालना, अपनी जिंदगी को जरा ज्यादा रिवाइव करना। मुनीर, हाउ वाज इट, कैसे ख्याल आया? बेसिकली हमारा ख्याल इसलिए आया क्योंकि ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में सर सैयद से इंजीनियरिंग कर रही थी और इनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो मैंने इनको बोला कि हम कुछ ट्रीट करेंगे, कहीं इंटरनेशनल कहीं टूर करेंगे। हाँ। जो नहीं हो सका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये इनका प्रेशर था कि वो कहाँ है, कब होगा, कब देंगे ट्रीट। हाँ। तो फिर सडनली मेरे पास एक माइंड में ख्याल आया कि यार अब बाइक पे चलते हैं पाकिस्तान टूर पे।
तो इनको मैंने बोला शायद ये मना कर देंगी, लेकिन इन्होंने कहा ओके। यानी आपने वो तीर लगाया, मैंने वो जगह पे लग भी गया, वो फुल टॉस पे सिक्सर लग गया, सिक्सर लग गया, वो तुक्का नहीं था। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आप मतलब बड़ी एडवेंचरस है कि आप फौरन से मान भी गए हो माशाल्लाह, आप लोगों के कपड़े देख के, गियर देख के, मतलब तो ये सेफ्टी किट्स थी जो कि हम लोग को जरूरी थी पहनी बाइक पे, यही हमने और इसकी वजह से मतलब हमने बहुत सिवियर एक्सीडेंट से हम लोग बहुत बचे हैं। मतलब हम लोग की बाइक गिर गई थी, तो ये पैड्स वगैरह की वजह से हमारी बोन्स काफी बचत हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा सरोज, जल्दी से बताएं कहाँ से कहाँ तक, मतलब क्या आपका कराची से लेकर ऑलमोस्ट कलाम, बहरीन, कलाम, और फिर उसके ऊपर अतरोर, महोदन, क्लेक वगैरह काफ़ी जगह हम लोग। तो क्या रास्ते में रुकते चले जाते हैं? मतलब हाँ, रुकते थे, स्टे करते थे हम, कहीं रात हो जाती थी। एक सिचुएशन हमारी बड़ी ख़तरनाक सी है जिसमें हमारी बाइक शाम के 5 बजे ख़राब होती है, और वो वहाँ के शाम के 5 बजे, यहाँ के रात के 10-11 बजे। ठीक है ना, वो पहाड़ की कोई हाइट थी, उसमें फिर हमारी रात के 2 बजे तक हम जंगल में थे और हमारी बाइक ख़राब थी। तो वो पहले एक पजीरो ट्रैक्टर आया, वो एक गांव के एक बंदे ने हमारी हेल्प की, तो वो ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के साथ कोई उसके पीछे वाली बैक पार्ट नहीं थी, तो जस्ट इंजन थी, जस्ट इंजन थी, जिसमें हमने अपने आप को खुद भी बांधा किसी तरीके से और बाइक को भी बांधा, और वो बाइक उतरी है कुछ 6-7 घंटे में, बिल्कुल स्लो। वो भी बहुत डेंजरस था क्योंकि रात में वहाँ कोई ऑफ रोड, आपको पता है बहरीन से लेकर के जो आगे के रास्ते हैं सब ऑफ रोड हैं टोटल, बिल्कुल कलाम तक। तो कितने दिन में हुआ ये ट्रैवल सारा? हमने वहाँ पे कोई 12 से 15 दिन स्पेंड किया है, यानी कराची से ट्रैवल करते हुए 12 से 15 दिन। अच्छा, एक चीज बताएं कि आप लोगों को क्या ये पता होता है जाने से पहले कि अल्लाह ना करे अगर कुछ हो भी गया तो माशाल्लाह यहाँ के पाकिस्तानी लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं, इतनी मदद करने वाले कि कोई ना कोई आ ही जाएगा? बाकी मतलब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब हमारी हेल्प करी, हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे हम लोग के लिए। हम लोग को स्टे करने के लिए मतलब घर वगैरह भी दिया, नॉन घर पे 2 दिन रुके, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम उठे तो वहाँ पे कोई 50-100 लोग। इसको कहते हैं कि सही एडवेंचरस होना, कि बस निकल जाओ घर से। बच्चों का क्या किया ये भी बता दें बात मेरे ज़हन में थी, मदर क्या छोड़ा था कि ये मैं प्लान करा था, मैंने कहा बच्चे का क्या करें। मुझे लग रहा था ना कि इनकी प्लानिंग भी चल रही है साथ साथ। जब 2 लोग आपको देख रहे हैं, जो दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि पाकिस्तान में जब आप इस तरह सड़क पर भी निकल जाते हैं, एक लड़का एक लड़की मियाँ बीवी हैं, लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, लोग कितने वेलकमिंग हैं, लोग मतलब कितने मेहमान नवाज हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब सब जो है मतलब पहले पूछ रहे थे कि आप अपनी वाइफ को लेकर निकले, इट्स अ वेरी बिग डील। इट इज अ वेरी बिग डील। पहले तो एक तो बच्चे, शादी, घर, ये वो फलाना, खाना पकाओ, लेकिन ऐसे नहीं है। मतलब काफ़ी मतलब एडवेंचरस रहे हम लोग, और मतलब सब ने वो किया, अप्रिशिएट किया, किसी ने मतलब पहले तो उससे नहीं किया। भाई वो नानी के घर रहते थे। हमारी जो सारी टीम है ना, हमारे कानों में पूछे, वो भी हैरान है कि बच्चों को नानी दादी अभी भी सब दादी के पास हैं बच्चे, तो यानी बच्चों का भी बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ है। तो बॉटम लाइन हमने आपको 2 कपल से मिलाया, एक की अभी शादी हुई है, एक तो माशाल्लाह फैमिली वाले हैं, लेकिन नथिंग विल स्टॉप देम। जब आपने निकलना है, जब आपके अंदर वो एडवेंचरस एक स्ट्रीक है, तो देन आप करें। मेरा मशवरा तो ये है कि शादी के फौरन बाद निकल जाएं, क्योंकि इन जैसा एडवेंचरस हर कोई नहीं हो सकता। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, 4 साल बाद निकलना, वो भी बच्चों को पीछे छोड़ के। बट यस, अपने लिए वक्त, रिलेशनशिप के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच गाइस। सर्टेनली अपने रिलेशनशिप के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जो सारी उम्र का साथ है। तो इसमें अपने लिए थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा टाइम अगर आप निकाल लें तो बड़ा फ्रूटफुल होता है। लिहाजा इसकी छोटा सा फुट नोट में ये भी डालना चाहती हूँ कि अब्दुल्ला, इतने एडवेंचरस लोग हैं, मतलब आप कुछ तो कर ले। देखिए मेरा भी एडवेंचर का आपको मैं बताती रहती हूँ। आगे आप चलेगा, मैं पीछे, मैं आपके साथ कोई एडवेंचर नहीं करने वाली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच सैयद मुरीन एज सरोज फॉर कमिंग हियर। अच्छा, अनुष्का ने अपनी ट्विटर पे एक वीडियो भी जारी की जिसमें वो विजुअल्स थे शादी के जो इससे पहले पब्लिकली रिलीज नहीं भी किए गए थे। सो वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट्स। फिर साथ ही दोनों ने ट्वीट भी किया है और किन जज्बात का इजहार किया है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए। ओके जी, शो अस द ट्वीट्स। It's heaven when you don't sense time passing by. It's heaven when you marry a good man. ये अनुष्का शर्मा का कहना है और shared with a beautiful picture. It's a very nice picture. Actually ये पहले मैंने देखा नहीं था। वो कह रही हैं कि वक्त गुजरने का एहसास जिस इंसान के साथ और विराट कोहली ने भी एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा can't believe it's been a year. उनको ये अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि एक साल, एक खूबसूरत साल गुजर भी चुका है। बिकॉज बिल्कुल उनको ये लग रहा है जैसे ये कल की ही बात हो। तो यप,
उन्होंने कहा हैप्पी एनिवर्सरी टू माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय सोलमेट। अनुष्का और विराट, नॉट दैट वी डाउट योर लव, लेकिन माशाल्लाह जो दो कपल्स हमने अभी देख लिए हैं ना, उनको देख के तो सही हम इंस्पायर्ड हो गए हैं कि यू कैन एक्चुअली डू एनीथिंग व्हेन यू टू पीपल आर टुगेदर। माइकल जैक्सन बहुत बड़े गुलकार थे, लेकिन उन्हीं का खास तर्ज और खास अंदाज लिए आज भी लोग जबरदस्त काम करते हैं। एब्सोल्युटली। और हमारे साथ भी आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो बहुत ही इंस्पायर्ड हैं उनसे। आपको बताएं कि ब्रेंडन हावर्ड हमारे साथ हैं, और ब्रेंडन हावर्ड ऐसे ही अमेरिकी गुलकार हैं जो ना सिर्फ देखने में भी, एक्चुअली हम हैरान हो गए थे कि देखने में भी माइकल जैक्सन जैसे लगते हैं, बल्कि गाने का जो स्टाइल है उनका वो भी ऐसा ही है, और ये सब सीखा भी। हाँ, उन्होंने माइकल जैक्सन के ही भाई जर्मन जैक्सन से मौसीकी सीखी है, उन्होंने ही इन्हें इंट्रोड्यूस कराया, और आज ब्रेंडन हावर्ड जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं। ब्रेंडन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान and welcome to Pakistan. Very much, very excited to have you here. This morning. Yeah, I arrived this morning and wanted to make sure I was here. Awesome, thank you very much for being here first, but is it your first visit to Pakistan? Yes, this is my first visit to Pakistan, and so far I've been very surprised. You know, the first image of people, like what they show, and it's crazy. Like, this is a beautiful city, beautiful people. It's an excellent time. It is a beautiful city with beautiful However, people. we are very curious, Brendan, what brings you to Pakistan? Well, Pakistan is some place where I've always dreamed of coming to. Anyway, I've heard a lot of stories about this place, but I can't give too much detail, but I want to do something very special that's never been done before. Like, it's a very first official crossover with Hollywood and Pakistan. Oh, brilliant. And I'm talking about like music, I'm talking about collaboration, back and forth. You know, I'm really excited about it. Okay, we are going to translate a little bit and tell people. बहुत कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ है। कोलैबोरेशंस भी हो सकती हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री और हॉलीवुड के दरमियान, और मार्च में मे भी एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी हो जाए। Brandon, you have an uncanny resemblance with obviously none other than Michael Jackson. Akon, I was listening to one of his interviews in the Larry King Show, and he said that you are related to Michael Jackson. What's the story behind it? Well, the story behind it is that, you know, my mother, before I was born, of course, she was managed by Joseph. She's a very great singer, and you know how things go, and sure. Here I am. Okay. And, you know, fortunately, I've been able to have a great supportive family base, and you know, everyone makes sure that I do the right thing, work hard, and I'm very thankful for them. Wow, really? Because even when you are speaking, your voice and your style is, it does remind us of Michael Jackson. इनकी आवाज और इनका स्टाइल भी आपको लग रहा है ना वैसे माइकल जैक्सन जैसा, तो हमें भी of course, and actually the way you are dressed and looking as well. Can you share who you would be collaborating with here in Pakistan, because we have seen a lot of, you know, East and West fusions. We have seen a lot of Western singers also collaborate with Pakistani singers. So any big names that you have in mind? Well, there's a lot of people that I have in mind, but more so is I love the music. And I want to speak about, you know, I love how the drums are kind of a very good hard bass in the music here in Pakistan, and the tabla and the instruments. So combining that with different sounds with different artists, I'm just excited about it. Looking forward to that. A lot of people. Have you ever heard anything like my phone from has Pakistan? been blowing up, like from people to meet. Lovely. Had you heard any particular artist from this side of the world before coming to Pakistan? Did you have any exposure to that? Yes, but I don't want to play favorites. You know, I love everybody. So, Brendan is being very diplomatic. बिल्कुल नहीं बता रहे कि कौन से favorites हैं इधर, लेकिन कुछ बड़ी collaborations होने वाली हैं जिनके बारे में ये अभी नहीं बताना चाहते. And will you be traveling beyond Karachi also, so the rest of the country? No. I'll be seeing some things out, some spaces and whatnot, but mainly in Karachi. So you're going to be here in Karachi. All right. So, Brandon, we would be honored if you can sing something for us. Me sing a song? Oh yes, that's why you are here. Watching you right now. Oh gosh. You're actually staying in Pakistan. You're here for some good days. I should be here for some few days. You know, I want to look around. And would you be performing anywhere in these days in this trip? No. This trip we're focusing on, you know, the different ideas and meeting people, collaborating with, you know, brilliant people, bringing ideas, and also preparing for a march. The show that we want to make something very spectacular between. Brilliant. वो कह रहे हैं कि इस ट्रिप में तो कहीं परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन मार्च में एक बहुत ज़बरदस्त शो प्लान करने जा रहे हैं, और माइकल जैक्सन की फैमिली से ऑब्वियसली उसकी ट्रांसलेशन रह गई थी. इनका बहुत गहरा ताल्लुक है. उन्होंने ही इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में गाइड किया है, और वही लोग इन्हें लेके आए हैं. उन्हीं से इनकी मौसीकी की तरबियत भी हुई है. सो रिजेम्बलेंस ऐसे ही नहीं है.
ये इंस्पिरेशन भी है और ताल्लुक भी है। अच्छा, और ये भी साथ साथ आपको बता दें कि ये कराची में ही होंगे कुछ दिन, तो अगर आपको कहीं नजर आ गए और आपको लगा कि ये तो बिल्कुल माइकल जैक्सन जा रहे हैं, तो अब हमने आपको मिला दिया, आपको पता होगा कि ये कौन है। All right, an artist would like to have his own identity. How does it feel? As in, are you okay with people telling you that comparing you with Michael Jackson, or telling you, oh my God, you look like Michael Jackson, your voice resembles with him? So, are you comfortable with that? Well, it doesn't have to. It happens so often when people know about my story, but more likely, everyone loves my music. Everyone appreciates the music, and more so, like even collaborating with other artists. Anybody can be compared to Michael Jackson. You mean like these guys go and do that? Yeah, but actually nobody can be Michael Jackson because there's only one Michael Jackson. Exactly, there's only one Michael Jackson, and there's only one place where you can learn the fundamentals of the music and the work ethic, and you know, making sure that my music quality is the best. That's all I care about, and I'm thankful for the people, thankful for everything. You know, I honor where I'm from, and I honor where I'm doing as an artist. Lovely. Okay, let us translate that as well. कि जिस तरह हमें मोहब्बत है माइकल जैक्सन से, आपको पता है कि हम तो उनको कितने ट्रिब्यूट्स जियो पाकिस्तान में ही दे चुके हैं, तो ब्रेंडन भी ऑब्वियसली ये तो जानते भी हैं, उनकी फैमिली से इंस्पायर्ड भी हैं, उन्हीं से सीख भी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको जब वो कंपैरिजन इनका किया जाता है माइकल जैक्सन के साथ। पसंद आता है। सवाल ये था कि आर्टिस्ट की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, लेकिन ब्रेंडन को कोई मसला नहीं है। Okay, Brandon, we are very, very curious because now you look like him, you speak like him, we want you to sing him as well. Can you dance like him as well? Oh my God, that's on the stage. We have a separate little platform for you if you want to perform. But before that, if you could like sing a few lines of any Jackson song. Oh my gosh. You would have expected that when you were coming here. Of course, you know, we are very big fans of Michael Jackson here in Pakistan. I'm sure, and you know what, I look forward to really performing these songs. I'll give you guys, you know what, because you guys love the family so much, I will perform one of the songs during the show in March. Brilliant. Yes. We would wait for that. And not only he resembles Michael Jackson, he resembles one of our great friends as well. Right. अब्दुल्ला ने तो और डाक खाने जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, वो खोल देना। और मज़े की बात है कि आपको बताऊं यहाँ बैठे हुए कि डाक खाने की कोई ट्रांसलेशन नहीं है कि हम किस तरह बताएं कि हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं। बट कराना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़ के साथ में। ज़रूर आप करवा दें बिल्कुल। अच्छा, can you speak? Are you trying to learn Urdu? Have you got any hold of it? Urdu, the language that we are speaking. I'm still learning. I love salam. Can you repeat what I'm trying to say here? Sure. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। Very nice. बिल्कुल गलत बात हो गई, but Brandon, you don't know what you ended up saying, but thank you so much. It was a good one, very good one. But Brandon, thank you very much for coming on the show. Best of luck with whatever you are planning, and we'll be looking out for you. We'll be seeing what you are doing. Thank you. We are following you. Anyhow जी, आगे बढ़ेंगे और एक हॉट टॉपिक, कराची में जारी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। कराची में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन रोकने का हुक्म नहीं दे सकते, सब मिल बैठ कर खुद मसाइल हल निकालें। तजावुज़ात से मुतासरा अफराद की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज दूसरे रोज भी समाअत हुई। वफाकी सूबाई हुकूमत और मेयर कराची का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की गई। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं कि अदालत को मुश्तरका लाहे अमल से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि प्लॉट्स जो हैं रफाही प्लॉट्स पर कायम मकानात और मार्केटों को 15 रोज के बजाय 45 डेज का जो है उसकी पेशगी नोटिस दी जाएगी। ये थोड़े से चेंजेस हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह किया। क्या कहा उन्होंने, ये खुद आप सुन लें। सिंध गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो रिव्यू पिटीशन है उसको मुस्तरद किया गया है और कंडीशंस ये डाली गई हैं कि पार्क्स पे से, नालों पे से, एमिनिटी प्लॉट्स पे और फुटपाथ से जितनी भी इंक्रोचमेंट है वो रिमूव की जाएगी। घरों पे जो इंक्रोचमेंट है या तजावुज़ किया हुआ है घर वालों ने, उसको विदाउट नोटिस नहीं रिमूव किया जाएगा। वो 30 दिन का हम नोटिस देंगे, उसके बाद रिमूव किया जाएगा। ना मुझे पीटीआई का कोई आदमी नज़र आया जो टीवी पे बैठ के चीखते हैं, चिल्लाते हैं।
और मिसगाइड करते हैं। ना फारूक सत्तार साहब नज़र आए जो बहुत रोना रो रहे थे बाहर निकल के कि पता नहीं क्या जुल्म कर दिया है KMC ने और मेयर ने। और जमात इस्लामी वो कहाँ हैं? ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे, अवाम को बेवकूफ़ बनाना था। आज कहीं नज़र नहीं आ रही ये तीनों जमातें जो सिर्फ सियासत चमकाती हैं। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ के दौरान वाज़े किया था कि सुप्रीम कोर्ट तजावुज़ात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस समाअत के बाद अब थर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको ये हम लेटेस्ट बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वक़ार मेहदी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक़ार मेहदी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइए कि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी को ये जो एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ ऑपरेशन जारी हैं, इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब एज सच जो भी कोर्ट के डिसीजंस आते हैं हमेशा हमने ओबे किए हैं और उस पर हम चले हैं। अब सिर्फ थोड़ा एक कंसर्न ये था और उसमें भी हमने ऑनरेबल कोर्ट को एक प्लीज डाली हुई है। हमने हम गए हैं एक पिटिशन में कि जो यहाँ पे घर हैं जो उसमें इंक्रोचमेंट के बीच में आ रहे हैं, उनको जब तक मैमुल बदल ना दिया जाए तब तक उनको तोड़ा ना जाए। और हम यही चाहते हैं कि कोई किसी को मतलब किसी की छत ना छीनी जाए किसी से। ये हो गया, दुकान हट गए, दूसरी तजावुज़ात जो भी हैं उनको आप भली रिमूव करें। हम ये भी नहीं चाहते कि मतलब इंक्रोचमेंट रिमूव ना हो, बिल्कुल रिमूव हो, लेकिन जहाँ पे घर बने हुए हैं पहले उनको कहीं सेटल करें। उनको सेटल करने के बाद फिर हम इनको अगर शिफ्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा वक़ार मेहदी साहब, ये भी बताइएगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऑपरेशन ख़त्म नहीं करेंगे, मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालें, तो क्या हुकूमत सब फरीकैन के साथ बात करने को तैयार है? देखिए, अगर तो ये ऑर्डर सिंध हुकूमत की तरफ या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ आया है तो हम तो, मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं हम उन्हें ऑनर करते हैं। अगर तो ये डिसीजन गया है KMC की तरफ और KMC के जो मेयर साहब हैं वो इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं, वो अब खुद भी काम कर रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा कि ये ऑनरेबल कोर्ट ने मतलब डायरेक्शंस किसको दी हैं। बाकी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको एश्योर करवाता हूँ एट एनी प्लेस एट एनी मोमेंट हम बिल्कुल मिल बैठने के लिए तैयार हैं। मसले के हल बातों के जरिए ही निकलते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कोई ऐसा रास्ता हो जिसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सूबे के लिए। इस पे हम सबसे मैं मतलब ये इसको इस तरीके से आप कर लें कि हम पूरे सिंध के अवाम के लिए बैठे हुए हैं कि अगर कोई भी कहीं भी किसी भी मसले पे सिंध गवर्नमेंट की जरूरत पड़े और सिंध गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जरूरत पड़े भी ऑलरेडी हम बैठने के लिए तैयार हैं इस चीज़। लास्टली ये बता दीजिए कि लोग बेघर हो रहे हैं, ना सिर्फ लोग बेघर हो रहे हैं, उनके कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, बेरोज़गारी की तो ना ही पूछिए क्या बात है, हज़ारों लोग हो चुके हैं, अभी भी ये सिलसिला जारी है। हुकूमत ने कुछ सोचा है उनके बारे में? कुछ तो सोचा होगा। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं, हम डिसीजन तो ओबे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये अफसोस भी है कि ये दुकानात, ये तजावुज़ात बिल्कुल हटाई जाएं। लेकिन अगर कहीं पे किसी का कोई रोजगार है तो उससे पहले मैमुल बदल दिया जाता तो बेहतर था। लेकिन अगर अब भी इसमें कहीं से पहल हुई और बल्कि हम खुद भी चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डिसीजन आ गया या हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे वसाइल महदूद है, सिंध गवर्नमेंट का बजट महदूद है, हम इतने बड़े पैमाने पे मतलब किसी को फंडिंग नहीं कर सकते या कहीं पे इतनी बड़ी आबादी पे इतनी बड़ी वो नहीं कर जगह नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी हमने ये रिक्वेस्ट जरूर की है कि घरों के लिए तो हम हाजिर हैं, अगर जहाँ तक पहुँच सका हम ये दुकानात जो हटाए गए हैं, कारोबार जो खराब हुए हैं, कोशिश करेंगे कि इनमें भी दोस्तों की मदद करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। वक़ार मेहदी साहब मौजूद थे, उन्होंने खुद ही कह दिया कि अगर ऑल्टरनेटिव दिया जाता तो बेहतर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया गया। आई गेस ना सिर्फ सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत को भी इसमें आना होगा, क्योंकि पहले ही जो हालात हैं मुल्क के आपको पता ही है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब हज़ारों लाखों की तादाद में एट द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन लोग बेघर भी होंगे और बेरोजगार भी होंगे। लेकिन तो जैसे कि हम फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। एब्सोल्युटली, और जैसे कि हम बिल्कुल डे वन से कह रहे हैं कि पहले ऑल्टरनेटिव्स बनाने चाहिए थे, उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अब तो खैर हाफ वे थ्रू हो चुके हैं ऑपरेशन। बट दिस इज़ इट फॉर टुडे। और आई होप हमने आज आपको वो जो दो कपल से मिलाया है वो हमने आपको इंस्पायर ज़रूर किया होगा। हमने क्या, उन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा कि निकल पड़े। पूरा मुल्क आप खुद ही देखें, साइकिल पे और मोटर बाइक पे, कोई भी दोनों में से। खैर आई नो कि आप तो खैर अपनी फैमिली के लिए नहीं चला सकते, आपको नहीं आती। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस। सी यू टुमारो।